अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम करेंगे फ़िनोल और फ़िनोल का स्ट्रक्चर, फ़िनोल के बारे में, रिएक्शन प्रिपरेशन, सब कुछ इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले फ़िनोल जो है इसका स्ट्रक्चर यही है कि अगर हम ओ एच ग्रुप यहाँ पर हम बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच करें तो उसको हम कहते हैं फ़िनोल। इसमें कुछ ना कुछ बातें हैं जो कि इम्पोर्टेंट है एमसीक्यू के लिहाज से। बाकी हम इसको इतने ज़्यादा टाइम नहीं देंगे क्योंकि आसान है और इससे एमसीक्यूज़ इतने ज़्यादा नहीं आते। तो ये कुछ ना कुछ बातें हैं तो हम जल्दी जल्दी करेंगे। तो सबसे पहले पिनोल का स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है और पिनोल का जो स्ट्रक्चर है वो ये है कि पिनोल के साथ एरोमेटिक रिंग से अगर हम ओ एच लगाए, मतलब ये हमारे साथ H2 है, ये भी वाटर डिराइवेटिव है, ओ एच है, एच ओ है और इस तरह एच है। तो अगर इस एच को बेंजीन रिंग से रिप्लेस करें तो इसको फिर कहते हैं फिनोल। ये डायरेक्टली अटैच होगा इसके साथ और इसका नोमेंक्लेचर यही होता है कि हम इसके सबसे पहले ब्रांच जितनी सारी अटैच होगी वो हम मेंशन करेंगे और उसके बाद हम फिनोल लिखेंगे। तो यहाँ पर टू पोजीशन पर अटैच है क्लोरो, तो इसका टू क्लोरोफिनोल इसको हम लिखेंगे। अगर यहाँ पर आइडिया यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकली हम करेंगे इसको, यहाँ पर मिथाइल है और यहाँ पर आयोडो है, तो हम टू पोजीशन पे हमें हमारे साथ आयोडो अटैच है और 5 पोजीशन पर मिथाइल अटैच है। तो 2 आयोडो 5 मिथाइल फिनोल, इसका ओपेक नोमेंक्लेचर यू ही आता है। तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये नोमेंक्लेचर क्योंकि इससे कोई क्वेश्चन इस तरह ज़्यादा नहीं आते टेस्ट में इसकी प्रिपरेशन से और कुछ ना कुछ रिएक्शन से क्वेश्चन आते हैं। तो ये बहुत सारी एग्जांपल्स है जो कि बहुत आसान है, आप कर सकते हैं ऑलरेडी। तो ये हम ऑलरेडी कर भी चुके हैं कुछ ना कुछ जगहों पर और आप कर सकते हैं। तो अगर कोई मुश्किल हो इस पर आपको तो फिर मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है टेस्ट के लिए। तो आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फिनोल पे। और स्ट्रक्चर ऑफ फिनोल में अगर आप देखें तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन हर एक कार्बन की और ऑक्सीजन की आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो इस ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, यहाँ पर 2 लोन पेयर है और 2 बॉन्ड पेयर है, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन इस पर होंगी। हर एक चीज़ के स्ट्रक्चर में हर एक चीज़ के स्ट्रक्चर में उसकी बॉन्ड एंगल और हाइब्रिडाइजेशन इंपॉर्टेंट होती हैं। तो अगर आपने ये दोनों चीज़ें फाइंड करने होते हैं, यहाँ पर अगर आप देखें इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, तो ये सारे कार्बन की यहाँ पर sp2 होते हैं बेंजीन रिंग में। और यहाँ पर ऑक्सीजन का आप देखें तो sp3 हाइब्रिडेशन है। यहाँ पर एंगल जो है मीथाइल अल्कोहल में थोड़ा कम होता है, अल्कोहल में कम होता है, लेकिन ये फिनोल में 109 होता है। और sp3 हाइब्रिडेशन में हमारे साथ होता है sp3 में 109.5 होता है। तो ये थोड़ा सा डिविएशन है ड्यू टू एरोमेटिसिटी एंड एलिफेटिक कार्बन स्ट्रक्चर की वजह से। तो यहाँ पर बॉन्ड एंगल sp2 में तो 120 होती है, तो यहाँ पर सेम है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें इसके बॉन्ड एंगल यहाँ पर एरोमेटिसिटी और एलिफेटिक की अगर आप देखें तो यहाँ पर 136 है, थोड़ा कम है, और यहाँ पर 142 है, थोड़ा ज़्यादा है। तो आपने ये भी देखना है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट नहीं है। बस यही 2 पॉइंट है जो कि एंगल, बॉन्ड एंगल और हाइब्रिडेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपने ये याद रखना है। फिजिकल प्रॉपर्टी अगर हम डालें एक नज़र तो फिनोल कलरलेस होता है, लिक्विड होता है, या लो मेल्टिंग क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे। क्रिस्टिक आयडर होता है, बॉइलिंग पॉइंट इसका ज़्यादा होता है एलिफेटिक अल्कोहल से ड्यू टू स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड, और इसका मेल्टिंग पॉइंट 41 होता है और बॉइलिंग पॉइंट 182 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ये मोर सॉल्युबल होता है वाटर में। और एसिडिटी वगैरह आप आ जाए तो सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक क्लास में सबसे ज़्यादा जो होते हैं वो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, और दूसरे नंबर पे फिनोल हमारे साथ होता है जिसका पीके वैल्यू सबसे कम होता है, वो सबसे ज़्यादा आपके साथ एसिडिक होता है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा एसिडिक कार्बोक्सिलिक एसिड है, दूसरे नंबर पे हमारे साथ है पीके वैल्यू सबसे कम है फिनोल का, तो दूसरे नंबर पे हमारे साथ फिनोल है। और फिर हमारे साथ है वाटर, उसके बाद अल्कोहल है। तो अल्कोहल जिसमें सबसे कम और कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ज़्यादा है। तो आपने पीएच, पीके और के ये तीनों वैल्यू आपने देखनी है। पीएच अगर कम हो, सबसे कम हो, पीएच सबसे कम हो तो वो स्ट्रॉन्गर एसिडिक होगा। ये पीके वैल्यू अगर कम हो तो स्ट्रॉन्गर एसिडिक होगा। के वैल्यू जितना ज़्यादा हो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये 3 बातें आपने याद रखनी है। पी ओ एच वैल्यू अगर किसी के ज़्यादा हो तो वो भी क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा या वीक होगा, आपने ये कमेंट में बताना है। कुछ ना कुछ चीज़ तो आपने भी बतानी है। हम आएंगे इसकी प्रिपरेशन की तरफ। अगर हम इसको 3 से 4 तरीक़ों से प्रिपेयर कर सकते हैं। बेंजीन सल्फोनिक एसिड अगर 300 से 350 डिग्री सेंटीग्रेड हम दें तो आपने ये डायरेक्टली याद करने हैं। इसके मैकेनिज्म वगैरह आपने याद नहीं करने, क्योंकि फिर आप उधर ये ड्रा सब नहीं कर सकते। बेंजीन सल्फोनिक एसिड से हम प्रिपरेशन करते हैं, फ्यूमिक सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में इसकी सल्फोनेशन करते हैं और 300 से 350 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम
तो ये हमें फिनोल देते हैं, इसका एंड प्रोडक्ट फिनोल होता है। और डू फ्रांसिस जो होता है क्लोरोबेंजीन से, क्लोरोबेंजीन इसमें यूज़ होता है। क्लोरोबेंजीन डू फ्रांसिस जो होता है ये 1928 में हुआ था, और ये USA में एक कंपनी ने किया था, और इसका भी मेन प्रोडक्ट जो होता है वो फिनोल होता है। तो ये सारी रिएक्शंस आपने सिर्फ इसकी कंडीशन याद रखनी है, और इसका इन प्रोडक्ट डू प्रोसेस के थ्रू हम फिनोल तैयार करते हैं। तो ये डायरेक्टली MCQ में आता है, बाई डू प्रोसेस विच वन वी कैन प्रिपेयर। तो ईथर होगा, फिनोल होगा, बेंजीन होगा, कुछ ना कुछ इस तरह वो गेन होगा, तो आपने फिनोल सेलेक्ट करना है। एसिडिक ऑक्सीडेशन आप क्यूमिन करें, तो यहाँ पर इस बार क्यूमिन स्ट्रक्चर का ये फार्मूला आया था कि क्यूमिन का स्ट्रक्चर कौन सा होता है, तो आपने ये याद रखना है। इस तरह की कुछ ना कुछ चीज़ जो होते हैं, पर मैंने क्लोरोफार्म का आपको बताया था कि क्लोरोफार्म का फार्मूला जो होता है, इसमें कुछ ना कुछ चीज़ें जो होते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं। DDT जो होता है ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसका भी आपने याद रखना है। क्यूमिन है, बाकी जो कुछ है उसमें मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट है। क्यूमिन है, क्लोरोफार्म है, DDT है वगैरह, इस तरह के कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट होते हैं। तो क्यूमिन जो होता है इसका एसिडिक ऑक्सीडेशन हम करें तो इस फिनोल के साथ साथ बाई प्रोडक्ट एसीटोन भी हमें देते हैं। और एरोमेटिक डाइजोनियम साल्ट की अगर हम ऑक्सीडेशन करें, हाइड्रोलाइसिस करें हम डाइजोनियम साल्ट की इस कंडीशन में, तो हमें ये देते हैं HNO3 और H2SO4 की मौजूदगी में हाइड्रोलाइसिस हम करें तो हमें फिनोल देती है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। बाकी अगर हम इसके रिएक्टिविटी की तरफ देखें तो रिएक्टिविटीज़ की दो तरह की होती है। एक तो यहाँ पर OH अटैच होता है, OH जिस तरह की अल्कोहल में होता है तो इस तरह ये भी होता है, तो कुछ ना कुछ रिएक्शन इसकी अल्कोहल की तरह होगी। और दूसरी तरफ यहाँ पर एरोमेटिक रिंग होता है, तो एरोमेटिक रिंग की वजह से बेंजीन की जितने सारे रिएक्शन होते हैं तो वही रिएक्शन ये भी करते हैं। तो ब्रेडिकाइलेशन हुआ, एसाइलेशन हुआ वगैरह, ये रिएक्शन अभी करती हैं, और साथ साथ अल्कोहल की कुछ ना कुछ रिएक्शन है वो भी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों कैरेक्टर इसमें मौजूद है। तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिस तरह की बेंजीन करते हैं तो ये भी करते हैं। नाइट्रेशन जो हम इसका करते हैं तो ये हमें क्या देते हैं। तो अगर आपको याद हो तो उस चैप्टर के एंड में मैंने आपको कहा था कि नाइट्रेशन जो होता है वो हमें पिक्रिक एसिड देते हैं, और पिक्रिक एसिड जो होता है ये इसका एंड प्रोडक्ट होता है फिनोल का हम करते हैं। तो फिनोल भी एक एरोमेटिक हमारे साथ कंपाउंड है। तो पिक्रिक एसिड हमें देते हैं इसकी नाइट्रेशन के अगर हम करें HNO3 कंसनट्रेटेड 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, या डाइल्यूट क्या हम भी कर सकते हैं डाइल्यूट HNO3 की, लेकिन उसका फिर थोड़ा कम मतलब लास्ट इन प्रोडक्ट बनाना होता है यहाँ पर। तो फॉरी सब्स्टिट्यूशन अगर आपने बनाना होता है तो फिर आपने कंसनट्रेटेड डालनी होगी। पहले अगर हम करें तो इस तरह के मतलब एक सब्स्टिट्यूशन अगर आप ऐड करते हैं H1NO2 तो वो आप डाइल्यूट में भी कर सकते हैं, लेकिन फॉरी सब्स्टिट्यूशन आपने बनाना होता है तो मेटा होने की वजह से यहाँ पर आर्थोपेरा होने की वजह से यहाँ पर ये जो OH है वो आर्थोपेरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो हमने वो फ़र्क सीखा होगा। तो उसकी वजह से फिर हम बाद में कंसनट्रेटेड HNO3 बनाएंगे के थ्रू इसको ऐड करेंगे। बाकी इसका है हेलोजिनेशन रिएक्शन, अगर हम इसकी हेलोजिनेशन करें तो वाइट PPT हमें देते हैं, ट्राइब्रोमोफिनोल होता है इस तरह की। और इसके साथ साथ फिर हम रिएक्शन विद सोडियम मेटल भी कर सकते हैं, तो ये हमें देते हैं बेंजोक्विनिन हमें देते हैं। अगर ये सोडियम फिनोऑक्साइड हमें देते हैं, और ऑक्सीडेशन अगर हम करें तो इसे बेंजोक्विनिन हमें देते हैं। तो ऑक्सीडेशन के थ्रू हम बेंजोक्विनिन देते हैं, ये वाला ख़त्म होगा और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम लगाएंगे। तो बेंजोक्विनिन हमें देते हैं और सोडियम फिनोऑक्साइड हमें देते हैं। अगर हम सोडियम मेटल इसके साथ यूज़ करें, डिफरेंस करते हैं फिनोल और अल्कोहल के दरमियान में कि फिनोल और अल्कोहल में कौन कौन से फ़र्क है। तो मैंने आपको बताया कि फिनोल जो होता है उसके साथ डायरेक्टली एरोमेटिक रिंग के साथ अटैच होगा, आपके साथ एरोमेटिक रिंग के साथ अटैच होगा, आपके साथ OH अगर एरोमेटिक रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच है। तो यहाँ पर आप देखिए ये एरोमेटिक रिंग नहीं है, यह पेंटागन है, ये भी एरोमेटिक रिंग नहीं है। तो ये सारे हो गए हमारे साथ अल्कोहल होंगे, ये सारे अल्कोहल होंगे। अगर आप ये देखेंगे कि यहाँ पर ये एरोमेटिक रिंग है या नहीं है और OH डायरेक्टली अटैच है या नहीं है, तो फिर वो अल्कोहल होता है। ये सारे अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है, ये एलिफेटिक अल्कोहल है, और एरोमेटिक अल्कोहल भी होते हैं जो कि मैं आपको नेक्स्ट पेज पे दिखाऊंगा। तो यहाँ पर ये सारे अल्कोहल है आपके साथ, और यहाँ पर ये आपके सारे जो है आपके साथ एरोमेटिक अल्कोहल भी यहाँ हो सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये फिनोल है, ये तो बेंजीन रिंग है, लेकिन यहाँ पर OH डायरेक्टली अटैच नहीं है, तो ये हमारे साथ है एरोमेटिक अल्कोहल है। यहाँ पर ये अगर आप देख सकते हैं तो ये भी एरोमेटिक रिंग है, लेकिन यहाँ पर OH डायरेक्टली अटैच नहीं है, तो ये भी
एरोमेटिक जो है वो अल्कोहल है। अगर आप ये देखें तो यहाँ पर OH डायरेक्टली अटैच है इसके साथ, तो ये भी अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है, क्रिसोल बनाता है, और ये भी अल्कोहल है, ये भी फिनोल है सॉरी, तो ये भी क्लोरोफिनोल बनाता है। तो इस तरह हमारे साथ डिफ्रेंशिएशन आप कर सकते हैं अल्कोहल और फिनोल के। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि मैंने आपके साथ शेयर की फिनोल के बारे में। नेक्स्ट हम करेंगे इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू सो मच।